तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो भारतीय इतिहास का पढ़ चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन है और दूसरे वीडियो में भी लगभग 110 या 100 क्वेश्चन के लगभग है। और अभी तक हम लोगों ने भारतीय इतिहास का प्राचीन और मिडिवल से लगभग 220 प्रश्नों को कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का जो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम जो वायसराय था वो भारत में कौन था। तो जो भारत में प्रथम वायसराय था जो पुर्तगाल से आया था वो अल्मीडा था। कब आया था? ये कब आया था? तो इसका जो शासनकाल होता है वो 1505 से लेकर 1509 तक होता है। ये भारत में 1505 में आया था। पुर्तगाली जो उपनिवेश है, उपनिवेशक जो है, प्रथम जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्मीडा था। 1505 से 1509 तक ये रहता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया भी है कि भारत में जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जिसका जो शासनकाल होता है 1505 से लेकर 1509 के बीच में होता है। और वो 1505 ईस्वी में भारत में पहुंचता है और 1509 में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि किस शासक ने अंजदीव में किला बनवाया था। तो जो अल्मीडा था वो अंजदीव में क्या बनवाया था? किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो ये पुर्तगाली ही करते थे, वो अपना अड्डा बनाया था सब हुगली को। तो दूसरा क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह सी हो जाएगा। पुर्तगाली जो है वो हुगली नदी को समुद्री डकैती के लिए प्रयोग करते थे। लिखा है कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में क्या करने के लिए, समुद्री लूटपाट के लिए ये अड्डे के रूप में एक तरह से इस्तेमाल करते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंग्रेज़ों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। तो किसने दी थी? तो जहांगीर को जो खान की उपाधि दी थी, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो हाकिन्स को। किसको दी थी? हाकिन्स को। हाकिन्स क्या होता है? ये भारत में आता है जेम्स प्रथम का पत्र लेकर और ये जहांगीर के दरबार में जाता है और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। देखते हैं इसको, इसका डिटेल। कह रहा हाकिन्स ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था और वह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुंचा था। और 1608 में जहांगीर ने इसको 400 का मनसब, फिरंगी खां और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इससे 2 क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि अस्थाई फैक्ट्री। तो जो अस्थाई फैक्ट्री है वह 1612 ईस्वी में स्थापित होती है, जबकि अस्थाई यदि पूछे तो अस्थाई मसूलीपट्टनम में ये 1611 में करते हैं और बाद में 1612 कहीं 1613 देता है। ये भारत में अंग्रेज़ों ने अपना अस्थाई फैक्ट्री यदि पूछे तो ये कहाँ करते हैं? सूरत में कर लेते हैं अस्थाई फैक्ट्री का निर्माण। जबकि 1611 में ये मतलब टेम्पोररी पर अस्थाई फैक्ट्री का जो निर्माण करते हैं वो कहाँ करते हैं? तो वो मसूलीपट्टनम में करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सूरत हो जाएगा। जो राइट आंसर है क्या कि 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में की थी। अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। तो ये भी जहांगीर के शासनकाल में ही आता है। जो थॉमस रो होता है वो भी किसके शासनकाल में आता है? तो जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो भारत में आता है। चूँकि हम देखते हैं जो हाकिन्स था वो 1608 में आता है, लेकिन जो सर थॉमस रो था वो भारत में 1615 में जहांगीर के दरबार में आता है। तो हमारा जो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा वो जहांगीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये कब की थी? तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना फैक्ट्री जो स्थापित की थी वह 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी पहली फैक्ट्री थी वो पटना में स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में। इसका डिटेल देखते हैं। कह रहा पटना का जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था उसका जो तत्कालिक कारण था वो क्या था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में
पर कर्नाटक युद्ध होता किसके किसके बीच में, तो ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में होता है कर्नाटक युद्ध। और ये होता क्यों है, तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसियों का जो जहाज़ होता है उसे अधिग्रहण कर लिया जाता है, जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। क्या होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 48 के बीच में हुआ था। और ये कह रहा है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, वहाँ पे चूँकि ऑस्ट्रिया में क्या हो रहा था, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके प्रभाव से भारत में भी ये युद्ध क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। कह रहा है कि गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हुआ और कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना जो है इस युद्ध का जो तत्कालिक कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ला सैपला का जो संधि है वो आता है कि ला सैपला का संधि किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था, तो 1748 के बीच में हुआ था। 1748 में ला सैपला की संधि होती है, किसके बीच में, ये आपका अंग्रेज और फ्रांस के बीच में होता है। 1660 के प्रसिद्ध जो वांडीवास का युद्ध है, अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो जो वांडीवास का युद्ध था वह पहले तो 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा जाता है। कहाँ लड़ा जाता है, तो वांडीवास का जो युद्ध है वह 1760 में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं यदि अंबर का युद्ध पूछता है तो अंबर का युद्ध कब हुआ था, तो 1749 में हुआ था। अंबर का युद्ध कब हुआ था, 1749 में हुआ था। अगला देखते हैं इसमें प्लासी का युद्ध, तो हम जानते हैं 23 जून, ये देख लीजिएगा 23 जून या 21 जून है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें किसके बीच में होता है, तो अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य होता है, जिसमें सिराजुद्दौला मीर जाफ़र के धोखेबाजी के कारण ये हार जाते हैं और एक तरह से अस्थायी रूप से जो भारत का शासन होता है वो अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। अगला जो है बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध इसमें दिया नहीं है, तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। अच्छा, इसके बाद दिया होगा, इसके बाद होता है वांडीवास का युद्ध 1760 में, जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। और अगला जो है बक्सर का युद्ध जो 1764 में होता है, इसमें भी अंग्रेज और एक तरफ होते हैं मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, और दूसरे तरफ होता है अंग्रेज। कौन होता है, अंग्रेज, जिसमें अंग्रेज़ों का क्या जाता है, एक तरह से अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और भारत का पूर्ण शासन मतलब आपका दीवानी और प्रशासनिक दोनों कहाँ चला जाता है, अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे वो पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। किसने हराया था, तो थॉमस बेस्ट ने ये क्या किया था, अंग्रेज़ों को हराया था स्वाली नामक स्थान पर। इसका डिटेल देख लेता है। कह रहा है कि 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली का जो एकाधिकार था उसको ख़त्म कर दिया और सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री का स्थापना हो गया। कब हुआ था, तो 1612 और 13 में होता है, जबकि अस्थायी फैक्ट्री का जो निर्माण हुआ था वो मसूलीपट्टनम में 1611 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र का पहचान करिए जहाँ से यूरोपवासियों का मतलब होता है जो सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये बोल रहा है कि यूरोपवासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम का प्राप्ति कहाँ से होता है, तो ये बिहार से होता है। कहाँ से होता है, बिहार से। आज भी बिहार में मतलब अफीम वगैरह का खेती होता है, तो बिहार क्या इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं, बिहार जो था वो अफीम उत्पादन के लिए क्या था, सबसे एक तरह से प्रसिद्ध क्षेत्र था। 12वां क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। पहला ऑप्शन है कि मोहम्मद रजा खां, दूसरा का है सिताब राय, बाकी इधर ऑप्शन है कह रहा है कि दुर्लभ राय और क्या है सैयद गुलाम हुसैन। तो किसको बनाया था, तो सबसे पहले इन्होंने तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप जो दीवान बनाया था वो किसको बनाया था, रजा खां को बनाया था। किसको बनाया था, मोहम्मद रजा खां को। कब, इलाहाबाद की संधि के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं वो मुर्शिदाबाद का उप जो दीवान नियुक्त करते हैं वो मोहम्मद रजा खान को नियुक्त करता है। किसको, मोहम्मद रजा खां को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख लीजिए कि कह रहा है कि इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी जो 1765 में हुई थी उसमें कह रहा है कि भगोड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज संरक्षण में ले लिया जाता है और उसे इलाहाबाद में रखा जाता है। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी। कब, किसका, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त को ये शाह आलम द्वितीय जो उस समय क्या था, मुगल साम्राज्य का मतलब एक तरह से राजा था, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको देता है,
अंग्रेज़ों को देता है, जिसके बदले कंपनी सम्राट को क्या करता है 26 लाख रुपया देता है और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देता है। और इसी में कह रहा है कि कंपनी के दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति किया जाता है। किसका किसका? तो ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिहार में पूछा जा सकता है कि जो मुर्शिदाबाद के क्षेत्र में वहाँ पे उप दीवान किसको नियुक्त किया जाता है, तो मोहम्मद रजा खां को, और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? तो अभी हम जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि 12 अगस्त 1765 को क्या सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे देता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की जो सीमा थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें लिखा है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जबकि बहादुर शाह जफर ने ये शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि उसका जो साम्राज्य था वो उसकी सीमा कहाँ से कहाँ थी। तो एक इसका मतलब बहुत अच्छा एक कथन है एक तरह से। इसमें बोला गया था कि जो शाह आलम द्वितीय थे उनके बारे में फ़ारसी भाषा में कहावत था कि शाह आलम जो द्वितीय थे उनका जो राज्य था वह अज दिल्ली ता पालम, एक कथन है अज दिल्ली ता पालम, ये फ्रांसीसी भाषा में। इसका मतलब ये होता है कि जो शाह आलम थे उनका जो उनके काल में जो मुग़ल साम्राज्य था वह सिकुड़ते सिकुड़ते इतना हो गया था कि उनका जो साम्राज्य था वह दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया। तो ये पूछेगा कि किसके शासनकाल में ये बोला गया था या किसके लिए बोला जाता है? तो शाह आलम द्वितीय के लिए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शाह आलम द्वितीय के लिए कि अज दिल्ली ता पालम, मतलब इनका जो शासन होता है वह दिल्ली से पालम गांव तक बस रह जाता है सिकुड़ते सिकुड़ते। अगला जो है कह रहा है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था? तो यह शाह शुजा से प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वह शाह शुजा से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टीपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी थी वो कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। अगला कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की और इसका सदस्य बना। ये जैकोबियन क्लब कहाँ की मतलब एक तरह से इसका स्थापना हुआ था सबसे पहली बार? तो ये फ्रांस में हुआ था। तो टीपू सुल्तान भी क्या करता है? ये अपना श्रीरंगपट्टनम में राजधानी बनाता है और यहाँ पर भी वो क्या करता है? जैकोबियन क्लब की स्थापना करता है और उसका सदस्य बन जाता है। कह रहा है कि साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। ठीक है। और टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री, मतलब इसका जो संबंध था एक तरह से विदेशों में भी बहुत अच्छे से इसका संबंध था, मैत्री संबंध बहुत अच्छा था। कह रहा है अंग्रेज़ों के विरुद्ध इनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुश्तूनिया, इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने मतलब दूत मंडली टीपू सुल्तान के द्वारा भेजा गया था। अगला है क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है वो किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। और ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है वो कब होता है? तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि होता है वो फ्रांस से, मतलब फ्रांस से जो इनका अंग्रेज़ों से जो युद्ध होता है, तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान से क्या होता है? इनकी संधि हो जाती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ। जबकि 2 युद्ध इससे पहले भी लड़ा जाता है। पहले युद्ध में हैदर अली लड़ते हैं, दूसरे युद्ध में हैदर अली मतलब एक तरह से पराजित हो जाते हैं, मार दिया जाता है। और दूसरे युद्ध से ये अपना मतलब एक तरह से टीपू सुल्तान अपना क्या करते हैं, मतलब भाग ले लेते हैं उसमें आंग्ल मैसूर युद्ध में। और तीसरे युद्ध में ये क्या अंग्रेज़ों से हार जाते हैं और श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है कि ठगों का जो उन्मूलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जो ठगों के उन्मूलन का नेतृत्व किया था वो किया था कैप्टन स्लीमैन ने। कौन किया था? कैप्टन स्लीमैन ने। ठगों के उन्मूलन का जो नेतृत्व किया था वो कैप्टन स्लीमैन ने किया था। कह रहा है कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है और उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था?
तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था, कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था और उसने लगभग 1800 ठगों को एक तरह से बंदी बना लिया था। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई थी और शेष को जो है वो आजीवन कारावास दे दिया गया था और 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का क्या हो गया, अंत हो गया। तो यदि पूछा जाए कि ठगों पर मतलब रोक कौन लगाया था, तो स्लीमैन ने लगाया था। किसने लगाया था? स्लीमैन ने। कह रहा बंगाल में द्विशासन प्रणाली को लागू कौन किया था? तो ये किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग ने। किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग ने। अरे द्विशासन प्रणाली, अच्छा ये एक मिनट गलती हो गया मेरे से। ये कौन किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। द्विशासन प्रणाली का जो किसके द्वारा लागू किया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कह रहा द्विशासन की शुरुआत बंगाल के क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में थी और वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। हमने उल्टा बोल दिया, क्या किया? जो शुरुआत हुआ था द्विशासन का वो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था, जबकि इसको ख़त्म कौन कर देता है? वारेन हेस्टिंग 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली जो था, द्वैत शासन था, उसको समाप्त कर दिया जाता है। और इसी समय 1773 में क्या होता है? 1773 या 1774 में क्या हुआ था? मतलब एक तरह से कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अगला है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है और इसको ख़त्म किया था वारेन हेस्टिंग ने। किसने ख़त्म किया था? वारेन हेस्टिंग ने। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय थी, मतलब बिछाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ था? प्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया था 1853 में। 1853 में ये रेलवे की शुरुआत भी हो गई थी भारत में। कह रहा है कि भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई और दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के। कभी कभार ये पूछ लेता है कि दूसरी रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो दूसरी जो रेलवे लाइन थी वो 1854 से कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन है मुंगेर का बरियाताल का विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर का जो बरियाताल था उसका उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। मुंगेर का बरियाताल का जो विरोध था वो क्या था? बकास्त भूमि की मांग थी। क्या है? बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। कह रहा मुंगेर के बरियाताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था और यह आंदोलन 1936 से 38 के बीच में कार्यानंद शर्मा के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? कार्यानंद। ये पूछा जा सकता है कि बरियाताल विरोध का जो संबंध है किससे है? तो कार्यानंद शर्मा से। किससे? कार्यानंद शर्मा से। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहला देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी, तो उसका जो शासनकाल होता है, एक मिनट, इसका जो 1857 में था वो वेलेस्ली का शासनकाल था। क्या किसका था? वेलेस्ली का शासनकाल था और इसका शासनकाल 1857 तक रहता है और जब 1857 का विद्रोह हो जाता है तो उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है? लॉर्ड कैनिंग को बना दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। जबकि दोस्तों देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था वो आपका 1848 से लेकर 1856 तक होता है। 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड डलहौजी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में यदि कोई महत्वपूर्ण देखा जाए तो यह विलय की नीति और हड़प नीति के नाम से इसका जो नीति था वो प्रसिद्ध था। कौन? विलय नीति और हड़प नीति। और इसने गोद निषेध की संज्ञा भी दी थी। कितना? कौन दिया था? लॉर्ड डलहौजी गोद निषेध की संज्ञा दी थी। और ये जानते हैं हम कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य भी कई सारे थे। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध जैसे क्षेत्रों को यह विलय नीति के द्वारा अपने राज्यों में, मतलब ब्रिटिश प्रांतों में मिला लिया था। इसके द्वारा और भी कुछ बहुत प्रमुख सुधार किए गए थे, जिसमें 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम जो रेलगाड़ी था वो तो था ही। फिर 1853 में इसने क्या किया था? भारत में तार लाइन बिछवाई थी। क्या? तार लाइन बिछवाई थी। क्या? तार लाइन बिछवाई थी कलकत्ता से आगरा में। 1853 में क्या बिछवाया गया था? तार लाइन। भारत में तार लाइन। और पोस्ट ऑफिस की भी जो शुरुआत होती है इसी के समय हुआ था 1854 में। 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पोस्ट ऑफिस की शुरुआत किया जाता है और इसमें डाक टिकट जारी किया जाता है। इसमें और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, वह दूसरे हम चीज़ों में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मतलब इसमें कि अंग्रेजी भारतीय सेना में जो चर्बी वाले कारतूस थे उससे जो चलाने वाला एनफील्ड राइफल था वो कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 में
शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 में जो राइफ़ल था, जो चर्बी युक्त कारतूस उसमें लगे थे, एनफील्ड राइफ़ल, वो दिसंबर 1856 में क्या किया जाता है, भारतीय सेना में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय सेना में शामिल किया जाता है, जिसका विरोध क्या होता है, मंगल पांडे द्वारा किया जाता है और बाद में एक तरह से तत्कालिक कारण भी बनता है 1857 की क्रांति का। इसमें देख लिया जाता है, कह रहा है कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली जो ब्राउन बेस बंदूक था उसको हटाकर उसके जगह पे क्या हुआ था, एक नवीन एनफील्ड राइफ़ल, न्यू एनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग किया गया था। इन राइफ़लों में क्या था, दमदम, अम्बाला और सलाइकोट में बने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। और हम जानते हैं कि हिंदुओं के लिए गाय क्या है, एक धार्मिक रूप से गाय की पूजा होती है। और जबकि मुसलमानों में क्या होता है, जो चर्बी युक्त चर्बी होता है, सूअर की चर्बी या सूअर जो होता है वो एक तरह से खराब वस्तु के रूप में होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि इस समय 1857 की क्रांति हो जाती है। तत्कालिक कारण ये होता है कि इन लोगों के द्वारा विरोध होता है और उसके बाद इन लोगों को फांसी दे दिया जाता है, जिसके बाद ये तत्कालिक कारण बनता है 1857 की क्रांति के लिए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने। किसने किया था, कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था। इसमें कह रहा है कि 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य वीरता, कहा जाता है कि जब ये नेतृत्व कर रहे थे तो इनका जो एज था ना वो 80 साल का था। और इसी कारण एक तरह से कह रहा है कि शौर्यता, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण इन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है, एक बिहार का शेर माना जाता है। कह रहा है उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेज की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया और अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित कर दिया गया। और इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो जाता है और 26 अप्रैल 1858 को, ये पूछा जाता है डेट, 26 अप्रैल 1858 को क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उनके जो भाई होते हैं अमर सिंह, वह दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वही बात है, नेक्स्ट एक सेम क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने किया था 1857 का विद्रोह का नेतृत्व। इनके बाद इनके कौन आते हैं, अमर सिंह इनके भाई होते हैं। इसके बाद वो नेतृत्व करते हैं बिहार में 1857 की क्रांति का। अगला है कि जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था, एक कुंवर सिंह ने किए थे। कुंवर सिंह 1857 में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के थे, तो ये जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है, तो सेम क्वेश्चन है, जगदीशपुर इसका आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर का क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे, तो यह किस जगह से शामिल हुए थे, आरा या पटना या बेतिया या वाराणसी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आरा से संबंधित होगा। आरा से ये क्या हुए थे, 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें तो लगभग लोगों ने लिया था कि नाना साहब ने भी लिया था, बेगम हजरत महल ने लिया था, और क्या मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल, ये लोग भी लिए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ई हो जाएगा। कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह हुआ और लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 1857 में हुआ। और यहाँ पर इस विद्रोह का जो नेतृत्व कर रही थी वह नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जबकि कानपुर में इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वह नाना साहब के द्वारा, और फैजाबाद में इसका जो नेतृत्व किया गया था वह किसके द्वारा किया था, मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। जबकि बहादुर शाह जफ़र जो थे, मुग़ल के अंतिम बादशाह जो थे, उनकी पत्नी बेगम जीनत महल ने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली से इस नेतृत्व में भाग ली थी। कह रहा पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे वो कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जो इसका केंद्र था
वो कौन था? तो जगदीशपुर था। कौन था? इसका जो केंद्र था वह जगदीशपुर था। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह ही थे। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने, सेम क्वेश्चन है लगभग, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये भी बिहार से किया था। बिहार के कहाँ थे? जगदीशपुर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कि बिहार 1857 में बिहार का नेतृत्व, सेम क्वेश्चन दिया है, इसका भी कुंवर सिंह हो जाएंगे। कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी सेम क्वेश्चन है। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, ये सब बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी साल ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 100% एक तरह से कन्फर्म है कि ये मतलब बिहार के जितने भी परीक्षा होते हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ दिया जाता है कुंवर सिंह के बारे में। कह रहा है क्योंकि बिहार के सिंह के नाम से जाने जाते थे कुंवर सिंह। कह रहा निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सेम वही क्वेश्चन है, और ये भी देखिए 44th बीपीएससी प्री में आया हुआ है 2001 में। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने देखा था? ये गालिब ने देखा था। किसने देखा था? गालिब ने देखा था। मिर्जा गालिब इनका पूरा नाम था। इन्होंने अपने आंखों से 1857 का विद्रोह देखा था। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? क्या क्वेश्चन है? कह रहा है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भत्ते की रोकथाम और अधिकारियों की अक्षमता। तो ये पूछ क्या रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही मतलब एक बिना बनाने का कारण कौन नहीं था? तो पहला, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास। क्या ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के जो अधिकारी का प्रयास था वह सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? दूसरा का है कि जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया गया था, यह विद्रोही कारण नहीं था। भत्ते की रोकथाम जो थी वह विद्रोही कारण नहीं था। या अधिकारियों की अक्षमता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा? डी, अधिकारियों की अक्षमता जो था वह विद्रोही बनाने का कारण नहीं था सिपाहियों को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो हम जानते हैं दो लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, एक साहूकार और एक जमींदार। ये दो लोग ऐसे थे जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। कौन कौन? एक साहूकार और एक जमींदार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन होगा? दूसरा और चौथा, जो डी ऑप्शन में दूसरा और चौथा, इसका जो क्या हो जाएगा? एक मिनट दोस्तों, इसका जो दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। हाँ, तो यहाँ से वीडियो स्किप हो गया था चूँकि। तो क्या था कि 1857 के विद्रोह में भाग कौन कौन नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन था? अगला क्वेश्चन है कि 1857 में से कौन, मतलब इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की थी। कहाँ कहाँ बोल रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की थी। तो ये कथन सही है या नहीं सही है? अगला क्वेश्चन अभी कथन देख लेते हैं। कह रहा है 1857 में जो दरभंगा और डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेज़ों की मदद की, पैसे से नहीं की थी। तीसरा जो है, कह रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेज़ों की मदद की, आदमियों से नहीं की थी। और अंतिम जो ऑप्शन है, कह रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन आंसर है वो क्या था कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के जो महाराजा थे और उनके साथी थे, ये क्या किए थे? जो उनके साथी जमींदार थे वो अंग्रेज़ों का आदमी और पैसा दोनों से मदद किए थे। तो ये राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के जो महाराजा थे और जमींदार थे वह अंग्रेज़ों को पैसा और आदमी से दोनों से क्या किए थे? मदद किए थे। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन था। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? दानापुर, पटना। तो दानापुर के पास ही क्या मतलब वो आ रहा है, वहाँ से मतलब कुंवर सिंह ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और दानापुर, ये कहाँ से कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? बी सही हो जाएगा। ये केवल जो पाँचवा वाला है मुंगेर, वह 1857 की जो क्रांति है वहाँ पर मुंगेर पर उसका प्रभाव नहीं था, जबकि दानापुर, आरा है, ये दोनों एक पास है और कुछ ही दूरी पर पटना भी है और मुजफ्फरपुर थोड़ा सा दूर है पटना से, जबकि ये तीनों जो है दानापुर,
आरा भी थोड़ा सा दूर है, पटना और दानापुर एक पास है, आरा और मुजफ्फरपुर थोड़ा सा दूर है। तो 1857 में यहाँ तो प्रभाव देखने के लिए मिला था 1857 की क्रांति का, लेकिन मुंगेर के क्षेत्र में 1857 की क्रांति का प्रभाव जो था वो देखने के लिए नहीं मिला था। पटना में हम जानते हैं पीर अली के बारे में, ये पुस्तक विक्रेता थे, इनके द्वारा यहाँ का नेतृत्व किया गया था। एक तरह से इनको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था और इनके साथियों का नाम वगैरह पूछने का प्रयास किया गया था, जिसमें पीर अली ने साफ मना कर दिया था, जिसके वजह से पीर अली को बीच सड़क पर इनको फांसी दे दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। कह रहा है कि 44 क्वेश्चन में 1857 का जो विद्रोह है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया था? तो जो अवध का मतलब लखनऊ का जो था विद्रोह, उसमें कौन था? तो लखनऊ का क्या कौन थे? बेगम ऑफ अवध लिया, तात्या टोपे, नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई तो हम जानते हैं कि झांसी की थी। कौन थी? कहाँ की थी? झांसी की थी। और नाना साहब, तात्या टोपे मतलब एक साथ भी आए थे एक समय। जबकि जो लखनऊ का नेतृत्व किया था वो बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल के द्वारा, उनके जो हस्बैंड थे कौन? वाजिद अली, उनके द्वारा लखनऊ में 1857 का जो है नेतृत्व किया गया था। जबकि कानपुर से किसके द्वारा किया गया था? कानपुर से ये नाना साहब, तात्या टोपे, इन लोग का कुछ लोगों का क्या है कि संयुक्त रूप से भी नेतृत्व को आगे बढ़ाया गया था। तो इसको देख लीजिएगा, आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया था, और अपने अल्पसंख्यक पुत्र विरजिस कादरी को नवाब घोषित किया था। और इनका जो हस्बैंड होते हैं हजरत महल के, वो वाजिद अली शाह होते हैं। बाद में क्या होता है कि लखनऊ मतलब यहाँ का विद्रोह समाप्त करके लखनऊ पर पुनः अंग्रेज़ों द्वारा कब्जा हो जाता है और बेगम हजरत महल को आत्मसमर्पण करके मतलब इनका आत्मसमर्पण करवा के इनको नेपाल भेज दिया जाता है। कह रहा है कि 1857 का जो विद्रोह था मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? पहला जो है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। कह रहा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, तो संगठन की कमी तो थी। कह रहा है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था। और चौथा जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि चौथा ऑप्शन में कि जमींदारों की सहभागिता है। तो जो मेन कारण एक तरह से देखा जाए कि ये क्यों असफल हो गया था, तो इसका जो मेन कारण यही था कि ये मतलब एक तरह से संगठित होकर नहीं लड़े थे। सभी लोगों ने अपना अपना एक तरह से अखंड भारत का नेतृत्व नहीं किया था किसी ने। ये सब अपने अपने राज्य क्षेत्रों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और सभी लोगों ने एक संगठन में काम नहीं किया था, जिसकी वजह से जो 1857 का विद्रोह हुआ वो क्या हो गया था? असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल हो गया था। नहीं तो ये विद्रोह जो था इतना मतलब सशक्त था, शक्तिशाली था कि हमारा भारत जो है वह 1857 में ही क्या हो गया होता? आज़ाद हो गया होता। 46 वाला जो क्वेश्चन है, 46 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि कथन है और कारण है। कह रहा है कि पहला जो कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो एक तरह से तो ये सही है। कारण कह रहा है कि कारण क्या था? कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था, ये भी सही है। और कह रहा है अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो इसका जो ऑप्शन होगा, पहला कह रहा है कि दोनों को और को मतलब कारण और कथन जो दोनों सत्य, और जो कथन है वो जो कारण है वो कथन को का मतलब स्पष्टीकरण देता है। तो सही बात है। 1857 का जो मेन असफल होने का कारण यही था कि मतलब इसमें जो यहाँ पे लीडर चुना गया था कि पूरा भारत का, बहादुर शाह जफर को, उनका एक तरह से सहयोग देने में अन्य राजा जो थे वो कतरा गए या पीछे हट गए थे। और सभी लोग क्या है अपने क्षेत्र विशेष के लिए लड़ रहे थे, जिसके कारण क्या 1857 की क्रांति जो होता है वो असफल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? एक तरह से महारानी विक्टोरिया ने जो भारतीय प्रशासन जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाया जाता है उसको अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की करती हैं? तो यह 1 नवंबर 1858 से महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को अपने मतलब ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने का फैसला करती हैं 1858 में, 1 नवंबर 1858 में। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने इन सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो किन प्रांतों से चयन किया गया था? तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मणों को चयन किया गया था। 1857 के बाद सिपाहियों का जो चयन हुआ था वो उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मणों का चयन हुआ था, या पूर्व में बंगाली और उड़िया का, या गोरखा या सिख या पंजाबी जो उत्तर प्रांत से आते हैं उनका चयन किया गया था, या मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है। जो मतलब 1857 का विद्रोह के बाद जो सिपाहियों का चयन हुआ था वह गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से ये सिपाहियों का चयन हुआ था। कहाँ से? गोरखा थे और सिख थे
और उत्तरी प्रांत से पंजाबी जो थे उनका जो चयन हुआ था 1857 के बाद सिपाहियों में। अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन, वह है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसने बोला था कि जो 1857 का विद्रोह है वह एक तरह से षड्यंत्र था। तो किसके द्वारा कहा गया था? ए कहा गया था सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा। एक क्वेश्चन कई बार आया है, इससे पहले भी मैंने जो बिहार लोक सेवा आयोग का जो वीडियो बनाया था उसमें भी ये कई जगह क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से देख लीजिएगा आप लोग कि किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र कहा था। तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था? किसने? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह था एक क्या था? षड्यंत्र था। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि कई बार चूँकि आया है इसलिए इसका डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था, जबकि ऐसा था नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को नहीं मिलता है। कह रहा आउटरम का जो विचार था वो था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सील के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। तो ये पूछा जाए कि किसने मतलब इसको 1857 को सैनिक विद्रोह बोला था, तो सर मतलब जॉन लॉरेंस और सील के अनुसार 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह का संज्ञा दिया जाता है। जबकि सर जॉन सील के अनुसार, सर मत लगाया करिए इनके आगे, कह रहा है कि जॉन सीले के अनुसार, चूँकि लिख दिया जाता है लिखना नहीं चाहिए, कह रहा है कि जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और और स्वार्थिक सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वधारणा का समर्थन मिला था। तो एक तरह से जो सीले का विचार था 1857 का विद्रोह पर, वह एक तरह से पूर्णतया सत्य माना जा सकता है, क्योंकि एक तरह से देशभक्त रहित तो था, ठीक है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इस जो सैनिक विद्रोह था एक स्वार्थ के रूप में हुआ था, क्योंकि सभी राजा जो थे अपने एक क्षेत्र विशेष के लिए लड़ रहे थे, ना कि भारत के लिए लड़ रहे थे। एक संगठन बना के नहीं लड़ रहे थे, नहीं तो यदि संगठन बना के भारत के लिए लड़ा गया होता, पूरे क्षेत्र के लिए लड़ा गया होता, तो शायद अंग्रेज का वह अंतिम साल चल रहा होता, अंतिम वर्ष होता, और उसके बाद भारत क्या हो जाता? आज़ाद हो गया होता। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है कि किसने भारतीय स्वतंत्रता मतलब 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है? तो बी डी सावरकर के द्वारा बोला जाता है कि यह भारत का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति क्या था? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। एक किसके द्वारा कहा जाता है? तो बी डी सावरकर के द्वारा। तो जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन जो है, 51 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 में कहा था कि ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता है 1857 की क्रांति। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह जब हो जाता है उसके बाद से भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कौन सा आयोग है? तो यह कौन था? पील आयोग था। कौन था? पील आयोग। एक 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था। कौन? पील आयोग। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दमन में के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ संगठन के लिए पील आयोग का गठन किया था, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या ये आप लोग देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा कि इसमें बोला गया था कि बंगाल में जो यूरोपीय सैनिक का भारतीय सैनिकों से जो अनुपात था वह 1:2 का रखा गया, जबकि मद्रास और मुंबई में जो अनुपात था वह 1:3 का रखा गया था। नील विद्रोह किसके बारे में है? तो नील विद्रोह क्या है? ये चंपारण, अच्छा ये नील विद्रोह क्या है? ये अलग वो वाला नील विद्रोह नहीं है, रैयत नील विद्रोह है। कह रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में है? तो रैयत नील की खेती, ये वही था जो चंपारण वाला मतलब एक तरह से आंदोलन होता है। कह रहा है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। जो रैयत मतलब क्या होता है? किसान होता है। रैयत मतलब क्या होता है? किसान होता है। तो किसान जो होते हैं वह नील की खेती नहीं करना चाहते हैं, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों द्वारा क्या कराई जाती है? नील की खेती कराई जाती है। तो ये बहुत पहले से नील की खेती कराई जाती है, और नील की खेती से दिक्कत ये थी कि जो भूमि था वह क्या हो रहा था? बंजर हो जाता था। और जबकि जो अंग्रेज़ थे इस खेती के लिए, इंडिगो के लिए, नील की खेती के लिए बहुत कम पैसा देते थे अंग्रेज़ों को, भारतीय किसान को, जिसकी वजह से भारतीय किसान को बहुत दिक्कतें आती थी। बाद में ये 1917 में गांधी जी द्वारा क्या होता है? चंपारण आंदोलन किया जाता है, और एक तरह से इसको क्या क्या कर दिया जाता है? ख़त्म कर दिया जाता है नील आंदोलन को। और कहा जाता है
कि एक तरह से समझौता भी हुआ था कि यदि मतलब एक तरह से डील हुआ था कि जो भारतीय किसान क्या होगा, इस डील को तोड़ेगा कि यदि बोलेगा कि वो हम नील की खेती नहीं करेंगे, तो उसे उस पर अंग्रेज क्या कर देते थे, भारी जुर्माना लगा देते थे। तो गांधी जी ने क्या किया था, उस जो जुर्माना था उसका 25% था वो रकम वापस भी कराया था गांधी जी ने अंग्रेज़ों से भारतीय किसान को। ये उन पहली बार जब ये खेती हो रहा था तो 1859 से 60 के बीच में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बगान मालिकों के विरुद्ध यह मतलब हुआ था, और यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नील विद्रोह का जो मूल कारण था वो ददनी प्रथा था, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसे अग्रिम भुगतान कर दिया जाता था, और इस भुगतान के बदले जो किसान थे वो नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो चर्चा होता है वह दीनबंधु मित्र के नील दर्पण नामक नाटक में इसका जो चर्चा है, नील की खेती का जो चर्चा है वह नील दर्पण नामक पत्रिका नाटक में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो नीलबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। तो अभी हम जस्ट पढ़े कि दीनबंधु मित्र है। कौन है, दीनबंधु मित्र है। 54 नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो ये कौन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, रैयत व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब ही होता है किसान, तो कि इस व्यवस्था में क्या था कि किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो जो पागल पंथ का स्थापना था वो करम शाह द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, करम शाह। और पागल पंथ क्या है, एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि जो पागल पंथ है वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो करम शाह के द्वारा चलाया गया था। और क्या था ये, तो ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। क्या था, अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन है कि फराजी कौन थे। तो जो फराजी थे वो कौन थे, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। जो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे उन्हें फराजी कहा जाता था। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के, इसीलिए फराजी बोला जाता था उन लोग को। कह रहा है कि फराजी जो लोग थे वो बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, और ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। और शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई थी, और यह योजना 1838 से 60 के दौरान चलता रहा, और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। वहाबी दल आप लोग देख लीजिएगा, बिहार में कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि जो फैरेजी आंदोलन था उसकी शुरुआत किसने की थी। तो अभी हम जस्ट पढ़ के आए कि जो इसकी फैरेजी आंदोलन की शुरुआत थी वो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। फैराजी आंदोलन का जो शुरुआत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन किससे संबंधित था। तो दो आंदोलन होता है, एक आंदोलन कूकी होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन में मत रहिएगा आप लोग। एक कूकी जो आंदोलन होता है वो मणिपुर में, और जो कूका आंदोलन होता है वो पंजाब में चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है, तो गुरु रामदास के द्वारा चलाया जाता है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन किसके द्वारा चलाया जाता है, तो गुरु रामदास के द्वारा चलाया जाता है कूका आंदोलन। कह रहा कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, और ये दोनों आंदोलन कैसे थे, धार्मिक आंदोलन थे। लेकिन बाद में क्या होता है, ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसका सामान्य उद्देश्य क्या होता है, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जौहर के द्वारा शुरुआत की जाती है, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो यदि ये पूछा जाए कि सियान साहब किसको बोला जाता है, तो सियान साहब किसको बोला जाता है, तो ये जौहर भगत को बोला जाता है। कह रहा है कि गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया था, और इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वासों को दूर कर, और यही वहाबी जो आंदोलन था उसमें भी यही था कि उसमें जो मुस्लिम में बुराइयां थी, जो मतलब मुस्लिम में अंधविश्वास और बुराइयां थी, वहाबी आंदोलन द्वारा भी क्या किया गया था, इसको सही किया गया था। लेकिन बाद में वहाबी आंदोलन बहुत बुरी तरह से टूट जाता है, जबकि यही काम क्या था, इसमें भी था, जो कूका आंदोलन था उसमें भी क्या किया था, जो राम सिंह ने था वो कूका आंदोलन को संगठित किया था, और जो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयाँ और अंधविश्वास था जो उसको दूर करके इस धर्म को शुद्ध करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है कि 59 नंबर का क्वेश्चन जो है 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। तो जो दक्कन का दंगा हुआ था उसका जो तात्कालिक कारण था वो महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज जो लगाया गया था
वह दक्कन के दंगों का जो महत्वपूर्ण कारण था। और कब होता है? तो 1875 में। यदि आपको किसान आंदोलन या जनजाति विद्रोह देखना है तो हमने एक वीडियो बना रखा है इस पर काफ़ी डिटेल में, लगभग उसे आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है इसमें। 60 नंबर का क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो यह वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। इसमें वन लाइनर का ये प्रश्न आता है, सीधे पूछेगा कि आपको रामोसी कृषक जत्था जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बलवंत फड़के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बलवंत फड़के द्वारा किया गया था। कह रहा है कि रामोसी विद्रोह जो था वह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये कब कहाँ से हुआ था इसका शुरुआत? तो पश्चिमी घाट से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है कहाँ? तो जो पश्चिमी घाट है यह क्षेत्र जो है क्या है? इसका पश्चिमी घाट है। और जबकि ये क्या है? पूर्वी घाट है। तो यहीं से क्या हुआ था? रामोसी विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? रामोसी विद्रोह। और एक तरह से पश्चिमी घाट अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट में जो महाराष्ट्र वगैरह का जो क्षेत्र था वहाँ से इसका शुरुआत किया जाता है। कि कौन शुरुआत करता है? तो बलवंत फड़के द्वारा शुरुआत किया जाता है। कह रहा है कि जो बघेरा विद्रोह था वह कहाँ हुआ था? तो ये बड़ौदा से शुरू होता है बघेरा विद्रोह। ये वन लाइनर है, इससे ज़्यादा नहीं आपको पूछा जाएगा। ये सीधे पूछा जाएगा कि बघेरा विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो बड़ौदा से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो बड़ौदा से शुरू हुआ था। कह रहा मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के लिए विरुद्ध करने वाला जो पहला जनजाति था वो कौन था? चूँकि इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने, अच्छा देखिए, जबकि कुछ चीज़ें क्या अंग्रेज़ों द्वारा सही किया जा रहा था, जो मानव बलि प्रथा था वो एक तरह से गलत था, जिस पर अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था? निषेध लगा दिया था। फिर भी जो भारत के लोग थे, चूँकि ये धार्मिक चीज़ें था और रीति रिवाज था और इनको छेड़ना दिक्कत हो जाता था अंग्रेज़ों के लिए, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था? मानव बलि प्रथा पर निषेध लगा दिया था, जिसके कारण क्या था? जो खोंड जनजाति के लोग थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर दिए थे? विद्रोह कर दिए थे। अगला जो क्वेश्चन है 64 नंबर का क्वेश्चन है, वो 64 नंबर का क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो जो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था वह लगभग कब हुआ था? ये देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिया है। कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह को एक लंबी श्रृंखला, मतलब एक तरह से छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ से ये विद्रोह शुरू होता है और अलग अलग, मतलब इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कह रहा है कि जिसमें इसी को, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस क्षेत्र में कई सारा हुआ था विद्रोह, जिसमें कोल विद्रोह था, संताल विद्रोह था, मुंडा विद्रोह भी था। मुंडा विद्रोह क्या है? एक तरह से छोटा नागपुर पठार से ही संबंधित है एकदम। तो कोल विद्रोह जो था 1831 से 32 में हुआ था। संताल विद्रोह जो होता है वह 1855 से लेके 56 में होता है। और जो मुंडा विद्रोह होता है वह कब से कब तक होता है? तो 1899 से लेके, मतलब 1899 में होता है। और मुंडा विद्रोह जो है वह किसके द्वारा चलाया जाता है? तो मुंडा विद्रोह किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये बिरसा मुंडा द्वारा चलाया जाता है। कौन? मुंडा विद्रोह किसके द्वारा? और जबकि जो देखा जाए संथाल विद्रोह है, वह संथाल विद्रोह किसके द्वारा चलाया जाता है? जो संथाल जनजाति के लोग थे उनके द्वारा चलाया जाता है। और संथाल विद्रोह में हुआ क्या था? जो अस्थाई बंदोबस्त के तहत इनको क्या किया गया था? भूमि से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद क्या होता है? जो संथाल जनजाति के लोग होते हैं वो संथाल विद्रोह कर देते हैं। जबकि मुंडा विद्रोह के बारे में देखा जाए अच्छे से तो मुंडा विद्रोह को और भी नामों से जाना जाता है। इसे उगुल खानी या महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। सरदारी विद्रोह भी किसको बोलते हैं? मुंडा विद्रोह को क्या बोलते हैं? सरदारी विद्रोह भी बोलते हैं। तो यह आता है क्वेश्चन कि मुंडा विद्रोह को और किस नामों से जाना जाता है? तो इसमें जो सबसे मेन है वो क्या है कि सरदारी विद्रोह के नाम से भी मुंडा विद्रोह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि इसका आप लोग डिटेल आप देख लीजिएगा, मैंने वीडियो डाल रखा है इससे पहले। यदि डिटेल बहुत ज़्यादा देखा जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कह रहा है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर जो बारो थे उनको क्या संथालों ने हरा दिया था? किसने हरा दिया था? जो मेजर बारो थे उनको संथालों ने क्या कर दिया था? हरा दिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि 1855 में जो संथाल विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो यह आपका सिंधु और कान्हू नाम के दो लोग थे जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का क्वेश्चन कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? तो 1800 या लगभग 95 में किया था और 1999 मतलब 1899 तक ये विद्रोह चलता है। अगला क्वेश्चन है कि 68 नंबर का क्वेश्चन जो है 68 नंबर का क्वेश्चन है कि उगुल खान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो अभी हम जस्ट बताएं आप लोग को। उगुल खान, सरदारी विद्रोह या महाविद्रोह यदि पूछा जाए तो किससे जुड़ा है? ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। 69 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या है
कह रहा है कि बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो कहाँ से कहाँ तक है। तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो रांची था। वो रांची क्या था, बिहार का ही क्षेत्र था एक तरह से। तो रांची का जो क्षेत्र था वो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था। 70 नंबर का क्वेश्चन जो है कि 1899 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति का जो नेता कौन था। तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। 71 नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहा है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो झारखंड के पक्ष में थे। कौन थे? झारखंड के पक्ष में बिरसा मुंडा थे। चूँकि उस समय झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये सब के क्षेत्र जो थे क्या थे, एक ही थे। चूँकि बंगाल का क्षेत्र थोड़ा सा अलग था, लेकिन झारखंड और बिहार का क्षेत्र लगभग क्या था, एक ही था। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 72 में जो है 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र से हुआ था। तो ये सिंह भूमि से हुआ था। कहाँ से हुआ था? सिंह भूमि से हुआ था। कहाँ से हुआ था? सिंह भूमि। यदि कोल विद्रोह के बारे में और अच्छे से जाने तो कोल विद्रोह में हुआ क्या था कि जो यहाँ पे कोल जनजाति के जो लोग थे उनकी ज़मीनें छीनकर क्या किया गया था, मुसलमान और सिखों को दे दिया गया था। और इनका जो चावल से निर्मित शराब बनाते थे उसको अंग्रेज़ों द्वारा क्या किया गया कर दिया गया था, मतलब इनको जो चावल द्वारा शराब बनाते थे उनके उत्पादन पर रोक लगा दिया गया था। और जो कोल विद्रोह था उसको लड़का नामक विद्रोह से भी जाना जाता है। किस विद्रोह से? लड़का नामक विद्रोह से भी जाना जाता है। कह रहे कि हौज विद्रोह क्या था। तो हौज विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था 1820 से 21 के दौरान हुआ था हौज विद्रोह का शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो किस स्थान पर किया था आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह? तो यह था मतलब एक तरह से बिहार में भी किया था। और कहाँ किया था? और मतलब एक तरह से सिंध के क्षेत्र में भी मतलब एक यही थे। आगे देख लेते हैं इसका डिटेल जो है वो। 74 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें एक से अधिक हो जाएगा। बिहार में तो हम जानते हैं बिहार के तो कई क्षेत्रों से आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। कह रहा है कि छोटा नागपुर मतलब छोटा नागपुर की हो और मुंडा जनजातियों ने 1820 और 22 में तथा पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। और इस क्षेत्र के कारण 1837 के मतलब इस क्षेत्र में 1837 तक अशांति व्याप्त रही। और सिंध के जनजाति जो थे वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किए थे, विद्रोह किए थे। 75 नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहा है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। तो कौन ऐसा था? तो ये थे कौन? हैदराबाद का निज़ाम जो था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था। कह रहा है हैदराबाद के निज़ाम को छोड़कर उपयुक्त सभी राजा जो थे तमिलनाडु के पोलीगार त्रावणकोर के दीवान बेलुतम्फी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। तो एक तरह से ये पूछ रहा है कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल का खिलाफ बगावत जो है ये कहाँ, दक्षिण भारत की तरफ पूछ रहा है। तो एक तरह से हैदराबाद के निज़ाम को छोड़कर सभी लोगों ने किया था। तमिलनाडु के पोलीगार ने भी किया था, त्रावणकोर के दीवान जो थे बेलुथम्पी इन्होंने भी किया था, और विजयनगर के जो राजा थे इनके द्वारा भी मतलब ब्रिटेन वालों का विद्रोह मतलब एक विरोध किया जाता है। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का जो उल्लेख किया है। तो ये कौन है? जो सन्यासी विद्रोह था उसका बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में इसका मतलब चर्चा किया है। जबकि नील दर्पण में किसका था? नील दर्पण में जो दीनबंधु का नाटक था एक तरह से, उसमें किस आंदोलन का मतलब एक तरह से मिलता है चर्चा मिलता है। तो एक तरह से देखा जाए कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे वो आनंद मठ में क्या किए थे, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। जबकि दीनबंधु के नाटक नील दर्पण से नील विद्रोह का चर्चा मिलता है। 77 नंबर का क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। किसने? लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तानों के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। 78 नंबर का क्वेश्चन है कि 1858 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था किसने रद्द कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो 1878 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो किसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा ये मतलब समाप्त कर दिया जाता है। इसमें था क्या, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे देगी। कह रहा है ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1858 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल
76 से 80 में पारित हुआ था और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। और इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। और इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया था कि किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। मतलब एक तरह से एक ऐसा मतलब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें आप मतलब अपने स्वतंत्र रूप से आप किसी चीज़ को छाप नहीं पाएंगे। आप क्या करेंगे, पहले उस बॉन्ड पेपर पे आप क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे कि मतलब आप यही छापेंगे और अंग्रेज़ों द्वारा क्या किया जाएगा, उसका स्वीकृति दे दिया जाएगा, तो फिर वो चीज़ वो आपका मतलब प्रकाशित होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो अगला क्वेश्चन है वह है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। तो जमींदारों के साथ किया गया था, ग्रामीण समुदायों के साथ किया गया था, या मुकदमों के साथ किया गया था। अलग से ऑप्शन दे दिया है, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ किया गया था। जो अस्थाई बंदोबस्त था वो किसके साथ किया गया था, तो जमींदारों के साथ किया गया था। किसके साथ, जमींदारों के साथ। कह रहा कि 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया था। इसे स्तंभरारी, जागीरदारी या मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। और ये कहाँ कहाँ मतलब ये लागू किया गया था, तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया था। कह रहा है कि 80 नंबर के क्वेश्चन में बिहार के परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो यह क्या था, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ये क्या था, परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। एक तरह से परमानेंट सेटलमेंट किस कारण लागू हुआ था, तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो सबसे पहले मद्रास से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि किस सन में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो यह किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था, तो कह रहा है कि जो 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। तो हम जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो की थी वो कौन किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। जबकि राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी 1828 में। यंग इंडिया, जबकि यंग इंडिया, नडाल और मतलब ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। स्वामी विवेकानंद क्या गए थे, शिकागो गए थे, जहाँ पे उनके एक भाषण द्वारा इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिलती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश का जो रचना किया था वो किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने, और ये आर्य समाज का स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि अमृत बाजार नामक पत्रिका का स्थापना किसने किया था। तो कह रहा है कि पहला गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, और दो ऑप्शन और दिया है। कह रहा है कि SN बनर्जी या शिशिर कुमार घोष। तो जो अमृत बाजार पत्रिका का जो स्थापना है उसका जो स्थापना किया था वह शिशिर कुमार घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। तो कौन था, न्यू इंडिया था, या लीडर था, या यंग इंडिया था, या फ्री प्रेस जनरल था। तो ये भी क्वेश्चन हम लगभग जब से देख रहे हैं, हम 5-6 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें कई साल इसको बिहार PCS में पूछा गया कि निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। तो ये कौन था, लीडर था। ये लीडर जो पत्रिका था वो मुख्यतः उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक था। किसके, जो उदारवादी किस्म के लोग थे उनके नीतियों का जो प्रचारक था वो कौन था, लीडर नामक अखबार था। कौन था, लीडर नामक अखबार। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। पहला कह रहा है बुद्धिजीवियों को, नगरीय उच्च जातियों को, या निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, या उदार रजवाड़े को। तो जो 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो यह किया था किसको, तो सबसे पहले बुद्धिजीवियों को किया था। किसको किया था, बुद्धिजीवियों को, नगरीय उच्च जातियों का किया था, और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग का। जो 19वीं शताब्दी के जो धर्म और सामाजिक सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो किसको, बुद्धिजीवियों को, नगरीय उच्च जातियों को, और आपका एक तरह से जो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग थे उनको यह मुख्यतः आकर्षित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको माना जाता है। तो राजा राम मोहन को क्या माना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक का एक नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। कह रहे ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में। दिया ही नहीं ऑप्शन, इसीलिए यहाँ पे एक क्रॉस लगा दिया। 1829 नहीं होगा, 1828 में क्या किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है राजा राम मोहन राय द्वारा। जबकि 1875 में किसका? आर्य समाज की स्थापना किया जाता है दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन, सती को गैर कानूनी किसने घोषित करवाया था? तो ये किसने करवाया था? तो विलियम बेंटिक ने किया था सती को गैर कानूनी। ये बताया था कि जो सती प्रथा है वह गैर कानूनी है, तो यह विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अगला जो क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। तिलक किसको बोला जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है तिलक। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से 1900 के बीच का जो उत्तरार्ध मतलब 1850 के बाद का जो समय है, उसमें नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। क्या थे? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है कि 94 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि इनमें से किसने 1893 में, तो वो भी हमने बताया, बहुत पहले ही बता दिए थे इसको, 1893 में शिकागो में कौन धर्म सम्मेलन, एक तरह से धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये कौन लिया था? स्वामी विवेकानंद ने लिया था। किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने लिया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कब किया था? तो जो रामकृष्ण थे, रामकृष्ण परमहंस थे, इनके गुरु थे, और उन्हीं के नाम पर ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किए थे वह 1897 ईस्वी में किए थे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन है? तो आर्य समाज है, जो 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा इसका स्थापना होता है आर्य समाज का, 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 97 नंबर का क्वेश्चन है जो है वह है 97 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में। कब? 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का क्वेश्चन कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे कौन थे? तो मैडम पीएच ब्लेवत्स्की। कौन थे? मैडम पीएच ब्लेवत्स्की जो थी वो कौन थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी। ये जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि 100वां नंबर का जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, यदि भारतीय पूछता तो सरोजिनी नायडू हो जाती, लेकिन ये पूछ रहा है सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। और यदि यही प्रथम भारतीय महिला पूछता तो सरोजिनी नायडू हो जाते हैं। या इसमें देख लिया जाए इसका जो आंसर है वो कौन है? तो जो इसका आंसर है बी दिया तो सही है, इसका जो बी आंसर है सही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो जाता यदि, क्योंकि श्रीमती एनी बेसेंट भी थी और सरोजिनी नायडू थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। यदि सीधे ये पूछेगा कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 में। इसके और इसका संस्थापक कौन होता है? तो एओ ह्यूम द्वारा किया जाता है। और जो इसका पहला अधिवेशन होता है उसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। कौन होते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यह हो गया हमारा 100 क्वेश्चन। प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को। धन्यवाद।